हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ये टॉपिक सीटेट एग्जाम को लेकर के या किसी भी स्टेट टेट की आप तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको जो है एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहां से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अभी हम आपको आगे कराएंगे सीटेट की जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको करवाएंगे, लेकिन पहले हम लोग यहां पर इसका थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पार्ट कवर करेंगे और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको इसी प्रकार की जो क्लासेस है जबरदस्त तरीके से आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप लोग अपनी नोट्स, अपने कॉपी पेन जो है वो आप निकाल लीजिए और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप लोग उसको जो है अपने नोट्स में लिखते जाइए आराम से। चलिए देखते हैं सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सबसे पहले तो अपने नोट्स में लिखना है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि सिगमंड फ्रायड किस देश के जो है निवासी हैं, ये पूछा गया है। ऑस्ट्रिया वियना के निवासी हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां के निवासी हैं। और इस सिद्धांत में मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। तो मस्तिष्क का विश्लेषण किस सिद्धांत में किया जाता है, तो आपको आंसर याद रखना है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इस सिद्धांत को किसने दिया है, तो वो दिया है सिगमंड फ्रायड साहब ने। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में है कि फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। यानी आपके एग्जाम में पूछा गया है सीटेट में कि फ्रायड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। और एक क्वेश्चन इसका उल्टा पूछा गया है कि निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, तो आपका सीधा आंसर जो है सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। और इन्होंने मन की 3 दशाएं बताई हैं, जिसमें एक है आपका चेतन मन, एक है आपका अर्धचेतन मन और तीसरा है आपका अचेतन मन। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आपके सीटेट में पूछा गया है, सीटेट में आपके पूछा गया था कि बताइए चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, तो आपका आंसर सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं चेतन मन क्या होता है। तो इस मन में वर्तमान में हो रही घटनाओं से संबंधित होता है। चेतन मन 10% भाग में होता है। देखो चेतन मन में क्या होता है कि इस मन में जो वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित है। जैसे हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप आज सिगमंड फ्रायड का वीडियो आप देख रहे हो, तो आप जो चीज वर्तमान में कर रहे हो और वर्तमान में जो घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं वो आपके किस मन में होती है, तो वो आपके चेतन मन में होती है। और चेतन मन जो है टोटल भाग का 10% होता है। यानी चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन ये तीनों मिलाकर 100% होता है, जिसमें से 10% भाग जो है वो चेतन मन का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए वर्तमान में जो घटनाएं होती हैं वो हमारे मन के किस भाग में होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चेतन मन। चलिए अगला पॉइंट है आपका अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन में क्या होता है कि इस मन में पुरानी बातें होती हैं जो याद करने पर याद आ जाती हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपने जब यहां पर बीटीसी में आपने एडमिशन लिया या आपने बीएड में एडमिशन लिया या डीएलएड में एडमिशन लिया, तो ये पूछा जाए कि जब आप पहले दिन वहां पर आप गए थे तो आप किस टीचर से आप जाकर मिले थे, या पहले दिन कौन सी घटनाएं हुई थी, या ऐसा आपसे कोई पूछ ले कि बताइए परसों आप कहाँ घूमने गए थे। तो ऐसी चीजें हैं कि जो आप याद करते हो और आपको चीजें याद आ जाती हैं, ये लेकिन वो बातें पुरानी होती हैं, याद करने पर वो चीजें याद आ जाती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्धचेतन मन। समझ में आ गई बात। तो चेतन मन होती है कि वर्तमान में जो घटनाएं हो रही होती हैं वो चेतन मन कहलाती हैं, और अर्धचेतन मन वो कहलाती है कि पहले कोई घटनाएं हो चुकी हैं, अगर हम उनको याद करते हैं तो वो चीजें याद आ जाती हैं, उसको हम लोग अर्धचेतन मन कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अचेतन मन की तरफ। देखो अचेतन मन में क्या होता है कि इस मन में वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और याद करने पर भी वो याद नहीं आती हैं। समझ में आ गई बात। जैसे कि मान लीजिए अभी हमसे कोई कहे कि ये बताइए कि आप 3 साल पहले जब घूमने गए थे तो वहां पर आपने क्या क्या चीजें खाई थी, तो आप वो चीजें हो सकता है कि आपको याद ना हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपसे पूछा जाए कि आप बताइए जब आप 2 साल पहले जब आप बीटीसी में एडमिशन लेने गए थे या आप बीएड में एडमिशन लेने गए थे तो आप किस कलर का आप कपड़ा पहन के गए थे, तो आप ऐसी चीजें याद नहीं कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं अचेतन मन। ये जो चीजें होती है ये अचेतन मन में होती है। तो आपको हमने 3 मन बता दिया। चेतन मन तो वर्तमान में जो घटनाएं हो रही होती है वो आपका चेतन मन में होता है। अर्धचेतन मन वो होती है जो पहले कोई घटना हो चुकी है, अगर हम उसको याद करते हैं तो वो मुझे याद आ जाती है। और अचेतन मन वो होता है कि जो बात बहुत पुरानी हो चुकी है और उस बात को हम याद भी करना चाहते हैं लेकिन वो चीजें याद नहीं होती हैं, तो उसको हम लोग अचेतन मन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों मन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप फिर से इसको देख लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चेतन मन,
अचेतन मन और अर्धचेतन मन के बारे में हमने आपको चीजें क्लियर कर दिया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन के बारे में बताया है। तो आपका सीधा आंसर जो है आपका सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। अभी तक आपने देखा कि फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अब आपको पढ़ना है कि जो आपके सिगमंड फ्रायड साहब ने थे, इन्होंने व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा है। किसमें बांटा है? एक तो आपका इड हो जाएगा, एक ईगो हो जाएगा और एक सुपर ईगो हो जाएगा। अब ये तीनों चीजें क्या होती, इनको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए और अपने नोट्स में अच्छे से आप लिखते जाइए, क्योंकि सिगमंड फ्रायड का जो चैप्टर है ये आपको मिल जाएगा, बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगा, लेकिन आपको सही से नहीं मिलेगा और आप जो है इसमें कंफ्यूज रहोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इदम की। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया है। तो आपका आंसर जो है सीधा हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इड यानी इदम होता क्या है। तो याद रखिएगा, इसका मुख्य काम शरीर की मूल आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। यह केवल सुख चाहता है बिना किसी चीज के परवाह के। यह जो है व्यक्ति को समाज से बाहर कर सकती है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। जो इड होता है इसका मेन काम होता है संतुष्टि। अब संतुष्टि का मतलब क्या है कि जैसे मुझे नौकरी लेनी है, मान लीजिए मुझे ये कहा गया कि सरकारी नौकरी लेनी है, तो इड ये कहेगा कि ठीक है चलो सरकारी नौकरी लेनी है और हमें पढ़ाई करके नौकरी मिलेगी। तो एक काम तो हो जाएगा कि मैं पढ़ाई करके नौकरी ले लूं, और दूसरा हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि चलो भाई कहीं पर कोई पर्चा वर्चा मिल रहा हो, कहीं पेपर ओपर लीक करा लेते हैं 50,000 रुपए देकर, 1 लाख रुपए देकर, और हमें नौकरी मिल जाए। तो इसका मेन काम होता है कि हमें अपनी संतुष्टि करनी है। हमें भूख लगा है तो हमें खाना चाहिए। अब वो खाना कैसे मिले, कमा के मैं खाना खाऊंगा या फिर मैं चुरा के खाना खाऊंगा, इससे इसका कोई परवाह नहीं होता। यहां पर इसीलिए मैंने लिख दिया है कि यह केवल सुख चाहता है बिना किसी चीज के परवाह के। जो इड है इसका मेन काम है कि मेरी संतुष्टि हो, मेरी मूलभूत आवश्यकताएं कंप्लीट हो, चाहे मुझे चोरी ही करनी पड़े या डकैती डालनी पड़े कहीं हमको। इसीलिए हमने लिखा है कि यह व्यक्ति को समाज से बाहर भी कर सकती है। यानी इड जो है ये आपकी संतुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब है चोरी, डकैती, सब कुछ ये कर सकता है। और जब आप चोरी करोगे, पकड़े जाओगे, तो जाहिर सी बात है आप समाज में से बाहर आप निकाल दिए जाओगे। लोग आपको घर में नहीं आने देंगे, आपको बाहर करेंगे, चलो भाई ये चोर है, ये तो चोरी करता है, ठीक है। तो ये समाज से बाहर कर सकता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए व्यक्तित्व की 3 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था है जो व्यक्ति को समाज से बाहर कर सकती है। तो आपका सीधा आंसर जो है इदम हो जाएगा। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व की 3 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था है जिसका मेन काम संतुष्टि है, मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि है। तो आपका सीधा आंसर जो है वो इदम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ईगो, जिसको आप हिंदी में अहम बोलते हो। यह मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना बनाती है। अब जैसे हम लोगों ने यहां पर इड में देखा कि इसका मेन काम है मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना, तो ये तो काम है पूर्ति करना। अब जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, ठीक है, मुझे खाना चाहिए, तो ये काम आएगा दिमाग में इड के। इड कहेगा कि भैया इनको खाना चाहिए। अब खाना कैसे मिलेगा, उसकी योजनाएं कौन बनाएगा, तो योजना बनाएगा अहम, कि हाँ भाई खाना मुझे चाहिए, मुझे मेहनत करनी है, मैं नौकरी करनी है, उससे जो रुपए मिलेंगे हम खाना खरीदेंगे और खाना हम खाएंगे। तो योजना जो बनाता है वो काम होता है ईगो का। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का काम किसका है, तो इड का है, और उस संतुष्टि की योजना बनाने का काम किसका है, तो वो ईगो का है। और अगला पॉइंट है आपका सुपर ईगो, जिसको आप परा अहम के नाम से जानते हो। यह सामाजिक रूप से काम करता है, इसमें अच्छे को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी ये काम करेगा लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ अच्छाई पर काम करेगा, इसमें चोरी, डकैती ये सब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों चीजें। चलिए तो अब आप इसको देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में किसने बताया है, तो आपका आंसर सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। इदम, अहम और परा अहम। इदम होता है जो आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि करना चाहता है और ये किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है। अब संतुष्टि मिले, चाहे अच्छे से मिले, चाहे हम किसी बुरे काम से संतुष्टि को प्राप्त करें। ईगो क्या करता है कि आपकी संतुष्टि के लिए ये क्या करता है, योजनाएं बनाता है। और सुपर ईगो क्या कहता है कि यह सामाजिक रूप से काम करता है, यानी ये कोई भी काम करेगा तो ये गलत और सही को देखकर ये काम करेगा। अगर कोई भी रास्ता सही है तभी ये काम करेगा, अगर रास्ता गलत है तो ये काम नहीं करेगा। तो मुझे लग रहा है इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
फ्रायड ने व्यक्तित्व के निर्धारण में लिबिडो को प्रमुख स्थान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़के का सर्वाधिक प्रेम मां की तरफ होता। ओडिपस नामक, ये बेटा ओडिपस है, इसको ओडियस नहीं, ओडिपस है, ओडिपस है ये, ठीक है। ओडिपस नामक ग्रंथि द्वारा होता है तथा लड़की का पिता के प्रति सर्वाधिक प्रेम इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि से होता है। ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखा है ओडिपस और इलेक्ट्रा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने ओडिपस और इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि के बारे में बताया है, तो सीधा आंसर आपका सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि ओडिपस और इलेक्ट्रा होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें तो याद रखिएगा, जो ओडिपस होती है, देखिए जो ओडिपस होती है किस में पाया जाता है, सबसे पहली चीज तो ये लड़कों में पाया जाता है, और इलेक्ट्रा जो है किस में पाया जाता है, तो लड़कियों में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ओडिपस लड़कों में पाया जाता है कि लड़कियों में पाया जाता है, तो ओडिपस ग्रंथ लड़कों में पाया जाता है और इलेक्ट्रा ग्रंथ लड़कियों में पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि लड़कों में ओडिपस ग्रंथ होता है, जिससे जो लड़के होते हैं उनका लगाव जो है वो मम्मी की तरफ होता है, और जो लड़कियां होती हैं उनका लगाव जो है पापा की तरफ होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विरोध में होते हैं। यानी कि अगर लड़का है तो मम्मी की तरफ वो अट्रैक्ट होगा, और अगर लड़की है तो वो पापा के प्रति अट्रैक्ट होगा। ये कौन सी ग्रंथ बताती है, ये बताती है लड़कों में ओडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गई बात। आपसे पूछा जाएगा कि लड़की का जो है प्रेम पापा की तरफ किस ग्रंथि के कारण होता है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि हो जाएगा। लड़के का मम्मी की तरफ प्रति किस ग्रंथ के कारण होता है, तो आपका आंसर ओडिपस हो जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे गए सीटेट में, अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। लिबिडो, लिबिडो का अर्थ क्या होता है, काम वासना। ये याद रखिएगा, ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि लिबिडो का अर्थ क्या होता है, तो काम वासना होता है। अपने नोट्स में इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर आपको ये थ्योरी पार्ट अच्छी लगी है तो आप प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार की अगर आपको क्लासेस चाहिए, बिल्कुल दमदार क्लास चाहिए, तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, दोस्तों को शेयर करना होगा, और अपने लिए सब्सक्राइब करिए। आप किसी और के लिए सब्सक्राइब ना करिए, अपने लिए आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे, बेल आइकन दबाए रहोगे, तो जाहिर सी बात है आपको इसी प्रकार की दमदार क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद कुछ थ्योरी पार्ट अभी और आगे भी है, उसको भी कवर करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया है, जल्दी से आंसर बताइए। कुछ एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद अभी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और बचा है, आगे करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया, एडलर, जुंग या फिर फ्रायड। तो बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया, तो फ्रायड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक 4 से 5 साल का बच्चा अपने पिता की अपेक्षा अपनी माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है, बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी भी बताया है। एक 4 से 5 साल का बच्चा अपने पिता की अपेक्षा अपनी माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित करता है, यानी कि जो एक लड़का है वो अपने माता के प्रति जो है बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होता है, या उनकी तरफ भावना, प्रेम की भावना ज़्यादा विकसित होती है। इसको फ्रायड ने क्या कहा है, तो आंसर सभी लोग टाइप करें। परा अहम कहा जाता है, नार्सिज्म कहा जाता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रा कहा जाता है। तो यहां पर बात किया गया है बालक की, बालिका की बात नहीं किया गया, बालक की बात किया गया है। तो बालक अपने मम्मी के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होता है, तो वो होता है ओडिपस, क्योंकि लड़के में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, और जो लड़कियां होती हैं उसमें इलेक्ट्रा पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये होता कि लड़की का पापा के प्रति अधिक प्रेम किस ग्रंथ के कारण होता है, तो इलेक्ट्रा, और लड़के का मम्मी के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन वो किस ग्रंथ के कारण होता है, तो ओडिपस। तो जिन्होंने सी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट, और जिन्होंने गलत बताया है वो लोग याद रखेंगे कि लड़कों में ओडिपस पाया जाता है और लड़कियों में इलेक्ट्रा पाया जाता है। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओडिपस ग्रंथ और इलेक्ट्रा ग्रंथ के बारे में किसने बताया, तो आंसर फ्रायड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किसके अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि अगर आप मेरी क्लास की थ्योरी आप देख लेंगे तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट आप उठाकर देख लेंगे उस टॉपिक से, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। बशर्ते आपको वो वीडियो सही से देखना होगा और सही से आपको रिवीजन करना होगा। इदम, अहम तथा परा अहम, तो जाहिर सी बात है सिगमंड फ्रायड ने जो है इसके बारे में बताया था। इदम क्या होता है, इदम के बारे में हमने आपसे बताया कि इदम जो है किसी भी चीज की संतुष्टि के लिए काम करता है। अहम क्या होता है, ये उस संतुष्टि के लिए जो है योजना बनाता है। और परा अहम क्या करता है कि ये संतुष्टि तो करेगा लेकिन ये अच्छाई को ध्यान में रखकर संतुष्टि करेगा, बुराई काम जो है परा अहम नहीं करता है कभी भी। चलिए आगे आते हैं। एक संतुलित व्यक्तित्व हुआ है जिसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक संतुलित व्यक्तित्व वही है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच में संतुलन स्थापित होता है। यानी ऐसा नहीं कि इदम ज्यादा हो और परम अहम कम हो, दोनों के बीच बराबर चीजें होंगी, संतुलन होगा, तभी वो एक जो है संतुलित व्यक्तित्व कहा जाएगा। तो इदम और पर अहम, क्योंकि इदम जो है बुराई पर काम करता है और परम अहम जो है अच्छाई पर काम करता है। तो जब बुराई और अच्छाई बराबर मात्रा में होगी तभी जो बच्चा है वो संतुलित हो पाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैंने इसीलिए थ्योरी में नहीं कवर किया था क्योंकि मुझे पता था मैं अभी एमसीक्यू में इसको करवाऊंगा। तो आपको हम बता दें कि अपने आप को प्रेम की, जब कोई व्यक्ति अपने आप को जो है प्रेम करता है तो उसको हम याद रखते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ठीक है, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नार्सिसिज्म क्या होता है, तो याद रखिएगा जब व्यक्ति अपने आप को स्वयं प्रेम करता है तो उसी को हम लोग नार्सिसिज्म की जो है प्रवृत्ति कहते हैं। याद रखिएगा, अपने नोट्स में इसको कहीं आप नोट बना के आप लिख लीजिएगा कि अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म कहा जाता है। चलिए, ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थ्योरी का लास्ट पॉइंट है। फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अगर आपसे कहा जाए कि जो व्यक्तित्व के संबंधी जो विचार दिए थे फ्रायड ने उसको किस नाम से जानते हैं, तो मनोलैंगिक विकास के बारे में जानते हैं। जो ये आपकी स्लाइड है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां पर याद रखिएगा कि इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्रायड ने। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के कितने सिद्धांत बताए हैं, तो 5 अवस्थाएं बताई, सिद्धांत नहीं 5 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहला है मुखावस्था 0 से 1 साल, गुदा अवस्था 1 से 3 साल, लैंगिक अवस्था 3 से 5 साल, सुषुप्ता अवस्था 6 से 12 साल और जननिक अवस्था 12 से 20 साल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सिगमंड फ्रायड से इतने सारे टॉपिक थे। अब मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको करा दूं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन? तो आपका आंसर जो है सीधा हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। किस मनोवैज्ञानिक ने जो है इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया है? तो आपका आंसर सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। आगे आपसे पूछा जाएगा कि फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को किस नाम से जानते हैं? तो मनोलैंगिक विकास से जानते हैं। मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं? तो 5 अवस्थाएं हैं, मुखा अवस्था, गुदा अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुषुप्ता अवस्था और जननिक अवस्था। उसके बाद में आपसे इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में पूछेगा। तो इड क्या होता है? इड आपका होता है जो आप कोई भी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए जो है संतुष्टि के लिए इड का प्रयोग होता है। ईगो क्या होता है? ईगो जो है संतुष्टि के लिए योजनाएं बनाता है। सुपर ईगो क्या है कि ये संतुष्टि तो करता है लेकिन ये अच्छाई को ध्यान में रखता है। और इड जो होता है वो अच्छाई और बुराई कुछ भी नहीं देखता, बिना किसी परवाह किए वो जुटा रहता है। तो ये चीजें आपको यहां पर आ जाएगी, तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर पूछा जाए ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथ के बारे में किसने बताया है, तो आपका आंसर जो है फ्रायड हो जाएगा। ओडिपस किस में पाया जाता है? तो लड़कों में पाया जाता है। इलेक्ट्रा किस में पाया जाता है? लड़कियों में पाया जाता है। तो ये चीजें आपको जो है याद रखना है। ठीक है, तो फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और बहुत सारी क्लास ऑलरेडी मैंने करा रखी है, जीन पियाजे हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, कोहलर हो गए, बहुत सारी क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा रखी है। तो जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहां से जाकर आराम से आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।